हेलो बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक मास के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आज से पहले पिछले क्लास में हम लोग एटम के बारे में देख लेते कि एटम क्या होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर वेरी स्मॉल, कैन नॉट सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। उसका जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। फिर कुछ सिंबल्स जो डाल्टन ने दिए थे उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर सिंबल्स कैसे बनते हैं, है ना, जो लेटर वाले सिंबल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। एक क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर रहता है, एक स्मॉल लेटर रहता है। कुछ 1 लेटर के होते हैं, कुछ 2 लेटर्स के होते हैं। इसके बारे में हम लोग देखे थे। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सिंबल्स को डिफ़ाइन करता है, बताता है, वो है IUPAC। फिर कुछ ऐसे सिंबल्स हम लोग देखे थे जिनका जो नाम है वो थोड़ा सा उनके सिंबल से मैच नहीं करता है। जैसे आयरन हो गया, उसका हम लोग लिखते हैं FE लिखते हैं, तो वो आया फेरम से। जैसे गोल्ड आया ऑरम से। सिल्वर अर्जेंटम, सोडियम नाट्रियम, कॉपर क्यूप्रम से। मर्क्यूरी हाइड्रोजियम में से। पोटेशियम कैलियम से आया था। टंगस्टन वोल्फ रैम से आया था। ऐसे ही हम लोग अब बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो जैसा कि पता है, अगर हम लोग इस दोनों शब्दों को थोड़ा सा तोड़ दें तो हमें ये पता चलता है कि हम लोग किसी एक एटम के मास के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब वो मास, एटॉमिक शब्द तो क्लियर है, लेकिन ये मास क्या होता है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन एटम, या एटम या किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए, ये कोई एक बुक उठा लीजिए, उसमें कितना मैटर है। अगर कोई पतली बुक होगी तो उसमें मैटर कम होगा, कोई मोटी बुक है तो उसमें मैटर ज़्यादा होंगे, उसका वज़न ज़्यादा होगा। तो यही बताता है मास, कि उसमें कितना मैटर है। ऐसे ही जब हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, तो उस एटम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, यानी कि कितना मैटर प्रेजेंट है, वो डिफाइन करता है। अब इसमें भी डाल्टन ही अपना योगदान दिए हैं। एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डाल्टन ने ही दिया था। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गिवन बाय डाल्टन। अब ये एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगा। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is called its atomic mass। मतलब किसी भी एक एलिमेंट, आपको पता है कि एलिमेंट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो एलिमेंट में सारे एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे। अब एक एलिमेंट के जो एटम का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, ये है, हम लोग लिखते हैं AMU। AMU और U, केवल U। अब तो केवल U ही बोलते हैं, पहले AMU बोलते थे। AMU माने एटॉमिक मास यूनिट। अब होता ये है कि जो ये यूनिट दिया गया, ये किस आधार पे दिया गया, क्या सोच के दिया गया कि एटम का जो वेट होता है वो कैसे निकालें। जब वो इतना छोटा है, कुछ उसका एक तरीके से हम लोग को दिखता भी नहीं है, कैसे उसका वेट निकालें। तो सभी लोग डिस्कशन ही कर रहे थे। तो उस डिस्कशन से एक निष्कर्ष निकला कि क्यों ना एक रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लाया जाए, कि किसी के कंपैरिजन में किसी का वेट निकाल लिया जाए। जैसे
टर्म आता है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जैसे एक अब रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग कहेंगे कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट compared to 1/12, यानी कि 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। अब समझते हैं इसको कि मान लो सबका क्या कहते हैं, ये कार्बन का एक एटम है, इसके मैंने 12 टुकड़े कर दिए, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको मान के चलिए कि ये 12 इक्वल पीसेस हैं, 12 इक्वल पीस है। अब 12 इक्वल पीस है। अब इस एक हिस्से का जो क्या कहते हैं, एक हिस्से का, किसी भी एक हिस्से का 1 पार्ट लिए, 1 पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/12। इस 1 क्या कहते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 का, ये कार्बन का एक कार्बन 12 क्या है, ये आइसोटोप है, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। उसमें में से हम लोग किसको चूज़ किए हैं, कार्बन 12 को। अब कार्बन 12 के जब मैंने 12 हिस्से किए, कार्बन 12 के जब मैंने 12 हिस्से किए, तो उसका एक हिस्सा 1 AMU के बराबर होगा, 1 AMU, या तो 1 यूनिट। वही चीज़ तो मैंने लिखा है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, एक पार्ट क्या होगा, एक पार्ट यानी कि 1 AMU के बराबर होगा। अब 1 यूनिट को अगर मैं केजी में लिखूं तो आएगा वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको। अब कुछ मैं एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का वैल्यू लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दें एलिमेंट, और यहाँ पे एटॉमिक मास। तो एलिमेंट पहला हो गया, मान लीजिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है कितना, 1U, यानी कि कार्बन के 1/12 के एक हिस्से के बराबर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और कार्बन का होगा 12U, क्योंकि पूरा एक एटम जो है वो एक एटम का वेट क्या होगा, 12U। 12 यूनिट ही तो मैंने किए थे। अगला है नाइट्रोजन, इसका होगा 14U। अगला है ऑक्सीजन, ये होगा 16U। फिर है सोडियम, ये होगा 23U। फिर आता है
मैग्नीशियम इसका होगा 24U। सल्फ़र ये होगा 32U। क्लोरीन इसका होगा 35.5U। अगला आता है कैल्शियम, इसका होगा 40U। ये कुछ बुक में दिए हुए हैं, इनको याद रख लीजिएगा कितना होता है, क्योंकि आगे हमें मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालने में इसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब समझ में आ रहा होगा ना कि अगर हम कार्बन 12 का एक पार्ट लें तो वो 1U के बराबर होता है, यानी कि अगर कार्बन को अगर 12 भाग में डिवाइड करें तो उसका एक भाग किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन के बराबर। अगर पूरा का पूरा हिस्सा ले ले तो वो कार्बन के बराबर होगा, क्योंकि कार्बन के ही तो 12 पार्ट्स किए थे। ऐसे ही मैं 12 तो ही है, अगर दो और मिला के 14 बना लूँ, है ना, कार्बन 12 के 14 हिस्से ले लूँ तो वो नाइट्रोजन के बराबर होगा। 16 हिस्से किसके बराबर? ऑक्सीजन के बराबर। सोडियम में 23 हिस्से और मैग्नीशियम में 24 हिस्से। अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ केजी में तो 1.6 से, है ना, इससे मैं मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ केजी में। थोड़ा एनसीईआरटी से भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि कैसे कार्बन 12 को क्या बनाया गया, यूनिट बनाया गया। तो देखते हैं। तो देखिए 19 क्या बता रहा है, हाउएवर इन 1961 फॉर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप was chosen as the standard reference for measuring atomic mass। तो जैसे मैंने कहा था कि 1961 में किसको, कार्बन 12 के आइसोटोप को चूज़ किया गया, किसका, एटॉमिक मास मेज़र करने का एक तरीका। ठीक है, तो एज एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एट 12। तो जैसे मैंने बताया था कि एक एटम मैंने लिया, उसके 12 हिस्से कर लिए, उसका एक पार्ट किसके बराबर होगा? 1U के बराबर। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैज़ बिन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो जैसे रिलेटिव एटॉमिक एक दूसरे के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे एक छोटा मतलब ऐसे डेली लाइफ में एग्जांपल बताया हुआ है कि इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। मान लीजिए एक फ्रूट सेलर है, वो कुछ फल बेच रहा है, उसके पास लेकिन कोई बाट नहीं है, बटखरा नहीं है जिससे कि वो तौल सके फ्रूट्स को। तो वो क्या करता है, ही टेक्स ए वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ मास इक्वल टू 12 यूनिट। वो कह दिया कि एक वाटरमेलन है, उसमें 12 यूनिट मास है। अब 12 वाटरमेलन यूनिट और 12 फ्रूट मास यूनिट, वही एफ जैसे AMU हम लोग लिखते हैं वैसे ही बोल रहा है कि उसमें क्या है, फ्रूट मास यूनिट है। एटॉमिक मास छोड़ के वो क्या बोल रहा है, फ्रूट मास यूनिट है। तो ही मेक्स 12 इक्वल पीस ऑफ द वाटरमेलन। उसने क्या किया, वाटरमेलन के 12 हिस्से किए एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। उसके बाद क्या किया कि उसी के कंपैरिजन में, उसके एक हिस्से के कंपैरिजन में सबके जितने भी उसके पास फ्रूट्स हैं सबका वजन लेने लगा, रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास। तो समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए एक तराजू है, अब यहाँ पे वो क्या किया, एक वाटरमेलन का पीस रखा और इधर एक फ्रूट आया, फिर ये 2 फ्रूट रखा, एक वाटरमेलन का पीस और रख दिया। तो कहा कि एक वाटरमेलन का पीस इसके 1 फ्रूट के बराबर है।
तो ऐसे ही कंपेयर किया गया कार्बन 12 के 1/12 हिस्से को लेके 1/12 हिस्सा किसके बराबर होगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसका है हम लोग मानते हैं हाइड्रोजन का। जब 12 के 12 हिस्से में मिला लेंगे कार्बन 12 के 12 हिस्से पूरे ले लेंगे, यानी कि कंप्लीट हिस्सा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 यूनिट किसका है हम लोग का कार्बन का। वही नाइट्रोजन का कितना है 14, नाइट्रोजन का है 14 यूनिट, यानी कि क्या कहते हैं 14 हिस्से लगे होंगे नाइट्रोजन के कार्बन। अब अगला टॉपिक है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए एटम डू नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले नहीं रह सकते, एक एटम अकेला नहीं मिलेगा कहीं। एक एक्सेप्शन है, वो है जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, उसके एग्जाम्पल्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ETC, कुछ और भी हैं, इतना याद रखें। नोबल गैस को छोड़ के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंट शो करता है, बाकी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करता। तो करता क्या है एटम, एटम बना लेता है मॉलिक्यूल, एटम बनाता है मॉलिक्यूल बना लेता है जिस पे कि कोई चार्ज नहीं होता है। अगला है एटम या तो बना लेगा चार्ज्ड आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगला टॉपिक आता है एटम ख़त्म हो गया, एटॉमिक मास ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो कि केमिकली बाउंड हो जाए, केमिकली एक दूसरे से जुड़ जाए किसी अट्रैक्शन फोर्स से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मॉलिक्यूल। एक बार फिर बता दें कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका कि ए ग्रुप ऑफ 2 और more atoms that are chemically bounded together by attraction फोर्स, किसी अट्रैक्शन फोर्स से वो लोग केमिकली बाउंड है एक दूसरे से, उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं मॉलिक्यूल। अब अगला डेफिनेशन इसमें आता है कि अगला इसी मॉलिक्यूल में एक और पार्ट है कि हम लोग एटम तो छू नहीं सकते या एटम तो देख नहीं सकते, तो जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें हम लोग उसको टच कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिसको हम लोग टच कर सकें, छू सकें, तो वही क्या होता है मॉलिक्यूल होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट particle of matter which is capable of an independent existence and show all property of that substance that
सब्सटेंस। यानी कि अगर मान लीजिए एक ग्लास पानी है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो वाटर तो हमारा सब्सटेंस हो गया। अब सब्सटेंस इसमें क्या है, ये है वाटर है, पानी है। तो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो कैसा रहेगा, H2O से बना रहेगा। तो ये वाटर का जो भी प्रॉपर्टी है वो H2O का भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि H2O से ही मिलकर बना है वाटर। तो वही चीज़ बता रहा है, ए मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। वो अकेले रह सकता है एक मॉलिक्यूल, एंड शो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, और पानी के सारे प्रॉपर्टीज़ को भी शो कर सकता है। ये तो हो गया मॉलिक्यूल के बारे में। अब मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। अगर सेम टाइप के एटम्स जुड़े हैं, तो उनको हम लोग कह देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं एटम्स जुड़े हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं हेट्रो एटॉमिक, या तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कंपाउंड कह देते हैं। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में यही डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट दें। पहला होगा होमो एटॉमिक। होमो मीन्स सेम होता है, होमो एटॉमिक एक ही टाइप के एटम्स जुड़े हों, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगला है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और कंपाउंड। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। होमो एटॉमिक माने सेम टाइप के एटम्स रहेंगे, तो जैसे H2, ये है H2। तो H2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें देखिए दो हाइड्रोजन है। अगला है O2, सेम टाइप के दो ठो O है। O3 ओजोन, ठीक है, इसी को ही हम लोग ओजोन कहते हैं, ओजोन। तो O3 में भी देखिए सारा ऑक्सीजन का है। S8 सल्फ़र के 8 मॉलिक्यूल्स हैं। P4 इसमें फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं। अगला हेट्रो एटॉमिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे H2O, इसमें दो टाइप के एटम्स हो गए ना, दो ठो हाइड्रोजन के हो गए, एक ऑक्सीजन के हो गए। CO2, इसमें एक कार्बन का हो गया, दो ऑक्सीजन का हो गया। NaCl, एक इसमें Na सोडियम हो गया, Na+, और ये Cl-। ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयन से बनते हैं, इसीलिए इसमें प्लस माइनस चार्ज आता है। CaCO3, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अगला टर्म आ जाता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। एटॉमिसिटी के किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। यानी कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of an element is called its atomicity। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्गन हो गया, आर्गन को हम लोग इस ये एलिमेंट यहाँ नेम हो गया, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला
या सिंबल। अगला एटॉमिसिटी। तो आर्गन का फॉर्मूला होता है AR, और हमें पता है कि आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है, तो उसमें वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, तो उसका एटॉमिसिटी कितना कितना होता है 1। ऐसे ही हीलियम हो गया, इसमें He, तो ये है, इसका भी 1 ही रहेगा एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन कैसे रहता है O2, तो इसमें 2 ठो है, क्या कहते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, तो 2 एटम्स हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में रहता है H2 के फॉर्म में, इसका भी एटॉमिसिटी 2 होगा। फॉस्फोरस, फोरस, इसका एटॉमिसिटी इसका होता है P4, इसका होगा 4। ऐसे सल्फर S8, यहाँ पे होगा 8। ठीक, तो जब एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में है ना, एलिमेंट यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे, तो उसका हम लोग एटॉमिसिटी ऐसे निकाल लेंगे। अब एक चीज़ और, जो एक एटम से बने हैं उसको हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं। मोनो एटॉमिक, ये दोनों ही मोनो एटॉमिक है। जो 2 एटम से बने हैं वो डाई एटॉमिक, जो 4 एटम से बने हैं वो टेट्रा एटॉमिक, और इससे ज़्यादा होंगे उसको पॉली एटॉमिक। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो पहले ही कंपाउंड अगर बात आ गया, तो यानी कि इसमें क्या रहेंगे, डिफरेंट एटम्स, और साथ साथ में ये एक फिक्स्ड रेशियो में रहेंगे, फिक्स्ड रेशियो में। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हम बता दे रहे हैं, जैसे वाटर है। अब इसमें कौन कौन सा क्या कहते हैं एटम्स है, एक है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वही अमोनिया में देखें, ये वाटर हो गया। फिर अमोनिया का देखते हैं, अमोनिया ये क्या होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। और कभी कभी पूछ लेता है कि इसका क्या निकालो, रेशियो ऑफ मास। तो हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हम लोग वो वाला टेबल देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ मास। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 1, तो यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं
2 हाइड्रोजन है तो 2, उसके बाद H2, 2 कितना ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1:8 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया रेशियो ऑफ मास। नाइट्रोजन का हमें पता है कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का कितना है 1 है, लेकिन 3 है तो 3। तो लेकिन अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो यानी कि यही हो जाएगा क्या, इसका रेशियो 14:3। अगला है कार्बन। कार्बन का हमें पता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना है 16। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3:8 में। जैसे 12 और 16 को डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। शिट सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई। गलती ये हुई कि हम लोग, मतलब मैं यहाँ पे ये बोल गया कि ऑक्सीजन के 2 हैं, तो एक का होगा 16 तो दूसरे का होगा 32। तो अब डिवाइड करते हैं 12 को 32 से, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी कि अब तो डिवाइड होगा ना, तो 3:8 इसका रेशियो आएगा। अब बुक में एक एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी 3.2, उसमें ज़रा देखिएगा। उसमें तो केवल वाटर का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो हम लोग उसी एग्ज़ाम्पल के साथ साथ 2 और एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर लेंगे उसी में। तो देखिए यहाँ पे है पानी के बारे में बताया गया है। पानी एक सब्सटेंस है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप के एलिमेंट रहते हैं। जब हम लोग मास का रेशियो निकाल रहे थे तो हम लोग को पता चला था कि 1:8 आता है, क्योंकि ये होगा 2:16। जब इसको डिवाइड करेंगे 1/8 आएगा। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट, वो कितना है 1, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब यहाँ पे बताया गया मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, तो मास रेशियो भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, तो जब 1 1 डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का देख लीजिए, इसका मास रेशियो 8 है, लेकिन एटॉमिक मास कितना है 16 है। अब 8/16 करेंगे 1/2, अगर ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से भी 2 से यहाँ से, तो ये सिंपल, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आया था लेकिन हमें होल नंबर में चाहिए, तो ये देखिए 2:1 आ गया। इसीलिए पानी का जो फार्मूला होता है उसमें 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। ऐसे ही हम लोग नाइट्रोजन का भी चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन में 3 टाइप क्या कहते हैं, इसमें भी 2 टाइप के ही एटम्स हैं, एक है नाइट्रोजन का और एक है हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का मास रेशियो कितना होता है नाइट्रोजन का होगा कितना 14:3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 14 और यहाँ पे 3, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं। अब आगे देखते हैं, एटॉमिक मास क्या है 14, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। अब यहाँ पे 14/14 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना आता है 3/1, तो यहाँ आता है 3। तो देखिए नाइट्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन का 1 आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन का 3। क्लियर। ऐसे ही CO2 में देखते हैं, कार्बन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन देख लेते हैं इसको, कार्बन का होगा 12 और इसका होगा 32, तो हम लोग निकाले थे 3:8 आता है, तो 3:8। वहीं एटॉमिक मास देखें तो इसका होता है 12 और इसका होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे देखिए 3:3 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ आ जाएगा 3 चौक 12, 1/4, और यहाँ पे 8/16, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। जो बड़ा नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ऊपर नीचे, तो देखिए 1/4 × 4,
1/2 इंटू 4, 4 कैंसिल, यहाँ आ गया 1, यानी कि कार्बन तो एक रहेगा। यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, इतना आंसर है 2। तो 1 एक है इसमें कार्बन और 2 है इसमें ऑक्सीजन। ये हो गया। अगला टॉपिक है हमारा आयंस। आयंस क्या होते हैं? तो ये होते हैं मेटल और नॉन मेटल के चार्ज स्पीसीज होते हैं। लिख देते हैं। जैसे एक सोडियम मेटल हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यही क्लोराइड है ना, इस पर माइनस चार्ज आता है। तो ये सोडियम हो गया, ये मेटल हो गया, और ये नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और मेटल के क्या होते हैं चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस। अब आयंस एक सिंगल एटम्स से भी बन सकता है, ग्रुप ऑफ एटम से भी बन सकता है। जैसे ये तो सिंगल एटम वाले हैं, ये दोनों क्या हैं? सिंगल एटम वाले हैं। वहीं मोर देन वन एटम्स वाले भी हैं, मोर देन वन एटम वाले भी हैं। जैसे SO4 2-, ठीक है। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। इनको हम पॉली एटॉमिक भी कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। अब कुछ आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल लिख लेते हैं बस। एग्जांपल्स क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, आगे हो गया सोडियम क्लोराइड। कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज जो समझा है उसको रिवाइज़ कीजिएगा, NCERT से पढ़िएगा पूरा। NCERT आपको लगभग समझ में आ जाएगा सारा। कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। किसी भी चीज़ का केमिकल फार्मूला, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं उसके बारे में। आई थिंक वही मेरा लास्ट क्लास होगा इसके लिए। तो फिर मिलते हैं बाद में नेक्स्ट क्लास में।